सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक और खास तौर पर आप श्रोताओं से जुड़े मुद्दों और समस्याओं पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से बात कर उनका समाधान तलाशने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों अमरनाथ यात्रा के पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। कोरोना की वजह से 2 साल से अमरनाथ यात्रा नहीं हो पा रही थी। इस साल ये यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है और 11 अगस्त तक चलेगी। तकरीबन 43 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा पर जो लोग जाना चाहते हैं उनके मन में इन दिनों ढेरों सवाल उठ रहे होंगे। किसी को इस यात्रा के बारे में और ज्यादा जानना है तो किसी को यहाँ की व्यवस्थाओं और सुरक्षा की चिंता है तो किसी को इस साल उमड़ने वाली ज्यादा भीड़ की। इन्हीं सब मुद्दों और इस यात्रा से जुड़ी अन्य जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आज हमने आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित किया है इस यात्रा के आयोजन से जुड़े और 2005 से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संपन्न करा रहे सुशील सुडेली जी और वरिष्ठ पत्रकार सतीश इलिया जी को। सुशील जी बजरंग दल के प्रांत संयोजक भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुशील जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा देश की ही नहीं दुनिया की सबसे प्रमुख और कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है, तो इस यात्रा पर जाने की क्या प्रक्रिया है? 2 प्रकार से यात्रा में पूरे देश भर से सभी मत पंथ के लोग जाते हैं जी। लाखों लोग प्रतिवर्ष यह यात्रा करते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से और एक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो अपना पंजीयन करवाते हैं जी। इस पंजीयन करवाने के बाद में पहला तो चरण यह हो गया। दूसरा चरण, चूंकि 75 वर्ष से अधिक आयु के लोग, वृद्ध लोग वहां जाने की उनको अनुमति नहीं है, क्योंकि वो कठिन चढ़ाई है, कठिन यात्रा है। इसलिए 75 वर्ष से कम आयु के लोग ही इस यात्रा में भाग ले सकते हैं, जा सकते हैं। इसलिए इस यात्रा का मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर लेकर के जाना होता है। क्योंकि किसी प्रकार की कोई बीमारी यदि आपको है तो वो वहां यहाँ से पूर्णतया यहाँ से मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है उसको लेकर ही इस यात्रा में जाएंगे हम। बिल्कुल। इलिया जी, आप इस बारे में कुछ और प्रकाश डालना चाहेंगे? ये जो यात्रा है हमारे देश की जो प्रमुख धार्मिक यात्राएं हैं, खासकर जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनके लिए 4 धाम की एक यात्रा होती है। और ये अमरनाथ की यात्रा भी बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ये हजारों वर्षों से अमरनाथ की जो पवित्र गुफा है, जहां एक बर्फ का जो शिवलिंग बनता है वहां हर साल, उसके दर्शन के लिए लोग सालों से वहां जाते रहे हैं। इसका इतिहास, जो लिखित इतिहास है, राजतरंगिणी जो पुस्तक है 12वीं शताब्दी में लिखी गई है, उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। जी जी। और 1850 में ऐसा कहते हैं कि इसको नए सिरे से खोजने की जो बात आती है कि ऐसी चीज जो विस्मृत हो गई थी या कम लोगों को पता थी, या चूंकि हमारे यहाँ विदेशी लगातार आक्रांताओं के हमले होते रहे और विदेशी शासन से हम गुलामी के एक दौर में रहे, तो 1850 में एक मुस्लिम व्यक्ति ने, जो कि गुजर मलिक संप्रदाय होता है वहां पर, उसने वो गुफा खोजी थी और बहुत दिनों तक उसके जो प्रबंधन से भी वो जुड़े रहे थे। तो एक तरह से ये जो अमरनाथ की गुफा एक सांप्रदायिक सौहार्द का भी प्रतीक है, न केवल हिंदू धर्मावलंबियों का, बल्कि जो उस क्षेत्र के रहने वाले जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं उनका भी बड़ा इसमें सहयोग रहा है। और पूरे देश भर से, न केवल उत्तर भारत से बल्कि पूरे भारत से हम ये कहते हैं कि इस यात्रा में जाना लोग पवित्र समझते हैं और अपने जीवन की सार्थकता उसको लेकर समझते हैं। तो हर लिहाज से ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हमने देखा कि बीते पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाई, और इसके पहले जब धारा 370 हटाई गई थी कश्मीर से, तो इस यात्रा को आधी यात्रा के बाद इसको एहतियातन खत्म कर दिया गया था। तो ऐसे ये 3 साल से नहीं हुई है। और अब चूंकि इस बार ये हो रही है और सुरक्षा इंतजाम और सरकार ने बेहतर तैयारियां वहां की हैं, तो लोगों में इसको लेकर मुझे जैसे कि बात सुनने में आ रही है, पढ़ने में आ रही है, बहुत उत्साह है। और जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है कश्मीर सरकार का,
वो करीब 22 साल पहले बना है बोर्ड, वहां की सरकार ने बनाया था। तो उस श्राइन बोर्ड ने भी पूरी उसकी तैयारी की है और उनको ये उम्मीद है कि साल 5 से 6 लाख दर्शनार्थी वहां पहुंचेंगे अमरनाथ जी के दर्शन करने। बिल्कुल। तो इस यात्रा के महत्व के बारे में इलिया जी ने प्रकाश डाला है। सुशील सर, क्या रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन भी करवा सकते हैं जो भी तीर्थयात्री जाना चाहते हैं? बिल्कुल, इसका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है और विश्व हिंदू परिषद की जम्मू कश्मीर की इकाई जम्मू शहर में भी जो यहाँ से यात्री जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बिना जानकारी के अभाव में वो यात्री वहां जम्मू पहुंच जाते हैं और वहां फिर रजिस्ट्रेशन की उनको जो असुविधा होती है, तो वहां विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के द्वारा वहां बनाए हुए पंडाल में उनका रजिस्ट्रेशन वहां पर उपलब्ध रहता है। और बजरंग दल तो इसी यात्रा से सन 1995 से उस समय से जुड़ा है जब 92 के दंगे के बाद में 1995 में आतंकवादियों ने सीधा ये घोषित कर दिया था कि अमरनाथ यात्रा को नहीं होने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। और उस समय पूरे भारत के अंदर ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि अमरनाथ यात्राओं में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिए थे उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने प्रारंभ कर दिए और लोगों ने हतोत्साहित होकर के सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे यात्रा जाना है नहीं जाना है, क्योंकि आतंकवादियों की सीधी सीधी चेतावनी थी कि जो इस यात्रा में आएगा उसको वापस नहीं जाने दिया जाएगा या वहां पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। ऐसे दौर में 1995 को बजरंग दल ने राष्ट्रीय स्तर पर अमरनाथ यात्रा में सबसे पहला जत्था यदि कोई जाएगा तो बजरंग दल का जाएगा और 21,000 कार्यकर्ताओं का पहला जत्था जाने का केंद्रीय स्तर पर बजरंग दल ने आह्वान किया और जिसमें जाते जाते वो यात्रा हमारा जत्था 50,000 से ऊपर पहुंच गया। जरूर सर, एक और आपसे जानकारी लेना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए कि इस यात्रा में जाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसकी कितनी फीस होती है? लगभग 100 रुपए के करीब उसकी फीस है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस। तो बिल्कुल। इलिया सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तो यहां से कैसे पहुंचे? देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वहां से आप श्रीनगर की यात्रा के लिए जम्मू तक रेल से जा सकते हैं। वहां से बस यात्रा आपको होगी और यहां से आपको हवाई सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे भोपाल है, इंदौर है, तो हवाई सुविधा के जरिए भी आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं। तो पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सहज और आसानी से आजकल ऑनलाइन टिकट उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं कहाँ किस तारीख को आपको जाना है। सब सुविधाएं आजकल तो ऑनलाइन गांव-गांव में हर व्यक्ति के हाथ में जब से मोबाइल आया है और टिकट की बुकिंग तो कोई भी कर सकता है। बहुत आसान है, ये बहुत कठिन बात अब नहीं रह गई है। बिल्कुल। तो हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए प्रदेश के कुछ बड़े शहरों से श्रीनगर की दूरी की अगर बात करें तो दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर है, भोपाल से करीब 1234 किलोमीटर और जबलपुर से 1629 किलोमीटर, इंदौर से 1656 किलोमीटर और ग्वालियर से 1155 किलोमीटर दूर है। सुशील जी, क्या कोई भी व्यक्ति अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? जैसे कि आपने बुजुर्गों के लिए बात कही कि 75 साल के जो हो जाते हैं उसके बाद यात्रा नहीं कर सकते, तो उसकी मान लीजिए कि कितने साल का व्यक्ति हो तो वो यात्रा कर सकता है? शुरुआत क्या है उम्र की? देखिए, उम्र की शुरुआत तो इसलिए 75 वर्ष के अधिक यात्रियों को या व्यक्तियों को इस यात्रा में जाने के लिए प्रतिबंधित किया है। उसका कारण केवल एक ही है, क्योंकि ये यात्रा ये बहुत कठिन यात्रा है। और जैसे ही हम पहलगांव से चंदनबाड़ी जाते हैं, पहलगांव माने जहां पर भगवान भोलेनाथ जी ने अपने नंदी वाहन जी को छोड़ा था, वहां से यदि हम जाते हैं चंदनबाड़ी, तो चंदनबाड़ी से भी यात्रा हम प्रारंभ करते हैं तो यात्री जो कठिन यात्रा पिस्सू घाटी से वो यात्रा प्रारंभ हो जाती, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। और पिस्सू यहाँ पर चंदनबाड़ी में उन्होंने अपने चंद्र नारायण जी को, चंद्र जी को छोड़ा, चंद्रमा जी को। इसके बाद में हम उस यात्रा से ऊपर चढ़ेंगे, पिस्सू घाटी से होती है हम शेषनाग पे जाते हैं। और शेषनाग पर भी पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम करते हैं। फिर शेषनाग से जब हम पंचतरणी को जाते हैं तो बीच में मनगुरस नाम की जो घाटी है, वो घाटी उस क्षेत्र में तो बहुत ही कठिन यात्रा, जहाँ पर सांस लेने भी तकलीफ होती है। इसलिए अब देखने में आया है कई वर्षों की यात्रा में कि जो बुजुर्ग रहते हैं, जो बिना जानकारी के रजिस्ट्रेशन करा करके चले जाते हैं, उनको पहले से ही कुछ ना कुछ बीमारी है, कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, वहां जाके कहीं ना कहीं उनको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में कई लोग आधी यात्रा छोड़
छोड़ करके वापस आ जाते हैं। तो ऐसे इसलिए पहले ही कहा गया है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के माध्यम से भी ये कहा गया है, हमारे द्वारा भी ये प्रचारित किया जाता है कि जो लोग यहाँ से मेडिकल, इसलिए मेडिकल का बोला है कि मेडिकल सर्टिफिकेट का, कि जो लोग अपनी फिटनेस यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो उनको वहाँ यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। अन्यथा यदि किसी को बीमार है, 70 से ऊपर भी है या 65 के भी है, और कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि युवा है लेकिन बीमारी ने घेर रखा है उनको, तो यात्रा उसको नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसके लिए बिल्कुल, तो यात्रा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत बिल्कुल बहुत जरूर। इलियास सर, पहलगाम कहें या फिर पूरे मार्ग यात्रा में पर्यटन उद्योग से जुड़े पिछले बहुत 2 सालों से लोग वहां पर बुरी तरह से प्रभावित हैं। इस बार भी बहुत उम्मीद है जो पर्यटक जाएंगे यहां पर और जो यहां पर पर्यटन कर रहे हैं उनको बहुत इंतजार है यात्रियों का। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पर्यटन, पूरी दुनिया में पर्यटन एक ऐसा विषय है जो वहां की जो आबादी है, लोकल की आबादी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है, आजीविका का साधन है। और हमारे भारत में भी पर्यटन लगातार ग्रो कर रहा है। लगातार हम यदि कोविड के पहले का समय देखें तो लगातार वो ग्रो कर रहा था, और बीच में पेंडेमिक की वजह से चूंकि सारी अर्थव्यवस्था हमारी बंद थी, आना जाना बंद था। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि पूरे भारत में जहां जहां पर्यटन स्थल हैं वहां जोरदार भीड़ है और लगातार बढ़ रहा है। इससे जो स्थानीय हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस क्षेत्र की, वो लगातार बढ़ती है। और हमारे भारत का जो पर्यटन है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा धार्मिक पर्यटन का है। बिल्कुल। और अगर एक राष्ट्र के तौर पे आप देखेंगे तो भारत की हमारी जो धार्मिक यात्राएं हैं वो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती हैं। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लोग जाते हैं। अमरनाथ जी की जो यात्रा है उसमें सुदूर दक्षिण भारत से भी व्यक्ति वहां जाते हैं। तो जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग जाते हैं तो वहां वो खाना खाते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, खरीदारी करते हैं। तो जो उस तीर्थ क्षेत्र का स्थानीय निवासी हैं उनके लिए एक रोजगार का बड़ा एक अवसर वो होता है। निश्चित रूप से वहां के जो निवासी हैं, उस पूरी यात्रा के मार्ग के जो लोग स्थान हैं, वहां के लोग भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो 3 साल से 2.5 साल से यात्रा नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से उनकी उम्मीदें पूरी होंगी, और वो इससे उम्मीद भी बहुत कर रहे हैं और उसकी तैयारियों में वो भी जुटे हुए हैं। आयोजकों के अलावा वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको उससे एक बड़ा रोजगार का भी एक बड़ा भारी अवसर होता है। बिल्कुल इलियास सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो इसे कह सकते हैं कि कल्चर एक्सचेंज भी होता है कि जो साउथ के लोग नॉर्थ में जा रहे हैं या नॉर्थ के लोग साउथ में जा रहे हैं। तो इस पर क्या आप कहेंगे? बिल्कुल, जो हम कहते हैं ना कि भारत एक विविधताओं का देश है। जी। आपकी भाषा कुछ और हो सकती है, आपका पहनावा कुछ और हो सकता है, लेकिन बहुत गहरे में आपकी आध्यात्मिक आस्था जो है, आपका जो धर्म के प्रति लगाव है और धार्मिक स्थल जो है जिनकी आप यात्राएं करते हैं, वो आपके आध्यात्मिक उन्नति, आपकी आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए तो होती हैं। एक सिरे को दूसरे सिरे को देश के आपस में जोड़ती हैं। एक दूसरे का हम खान पान सीखते हैं, एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, एक दूसरे की वेशभूषा देखते हैं, और एक तरह से एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो एक बात है वो हमारे भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, और वो धार्मिक पर्यटन से ही है। जो हमारे आद्य शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की जो स्थापना की थी, उसी वजह से आज भारत एक न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि एक आध्यात्मिक तौर पर एक संपन्न राष्ट्र की भूमिका में, और विश्व गुरु होने की जो हम बात करते हैं कि हम परम वैभव की तरफ जाने की जो बात करते हैं, वो इसी तरह होगा। और चूंकि सरकार का इसमें साथ इसलिए है कि सरकार भी उसी प्राथमिकता से धार्मिक यात्राओं को भी उतना महत्व दे रही है, तैयारियों को महत्व दे रही है। जैसे अभी आप देखेंगे इसी यात्रा में, इस बार की जो अमरनाथ यात्रा हो रही है, उसमें सुरक्षा का ऐसा इंतजाम किया है कि जो व्यक्ति जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जिनका हो रहा है, उनके साथ उनको जो कार्ड दिया जाएगा उसमें वो एक सुरक्षा का उपाय भी उसमें किया गया। अच्छा। कि ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो व्यक्ति वहां जा रहे हैं उनकी ट्रैकिंग सुरक्षा एजेंसियों के पास रहेगी। इसका फायदा ये होगा कि एक तो ये सुनिश्चित रहेगा कि कौन कौन किस किस तरह के लोग वहां जा रहे हैं, पहले आइडेंटिफाई होंगे, और उसमें कोई नोटोरियस तत्व, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। हम देख रहे हैं कि इस अमरनाथ जी की जो यात्रा है हमेशा से आतंकवादियों के एक निशाने पर रही है। 17 दफा वहां हमला हो चुका और कई बार यात्रियों की वहां हत्या भी हो चुकी है, क्योंकि उसमें कुछ गलत तत्व यात्रियों के नाम पर शामिल हो जाते हैं। इस बार एक सुरक्षा का फीचर ये भी है कि उसमें उस तरह के लोग शामिल ना हो जाएं जो कृत्रिम रूप से भेष बदलकर या गलत मंसूबे से उसमें यात्रा में शामिल हो जाते हैं। उनको रोकने का भी पर्याप्त वहां इंतजाम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इस बार की जो यात्रा होगी बहुत सुगम और सुरक्षित होगी। सुशील जी, क्या यात्रियों की संख्या की कोई लिमिट होती है या जितने भी यात्री ये चाहे उतने जा सकते हैं? जैसा कि इस बार 4 धामों यात्रा में लगातार देखते हैं कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनता जा रहा है। लगभग
अभी यात्रा की तो ऐसी कोई संख्या सीमित नहीं करी है। हाँ, वहां से यात्रा एक जत्था छोड़ते हैं तो 10,000 के करीब करीब का वो जत्था छोड़ते हैं। अभी भी लाखों लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और अभी रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की किसी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अभी रजिस्ट्रेशन चालू है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से। और अभी यात्रा में किसी प्रकार का ये नहीं है कि 5 लाख होने के बाद में बस प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो अभी तो चालू है किसी प्रकार का। एलियस सर, करीब 30,000 घोड़े वाले जो है सीधे तौर पर अमरनाथ यात्रा से जुड़े होते हैं और उनके साल भर का रोजगार का भी जरिया यही होता है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, न केवल अमरनाथ जी की यात्रा हो, बड़ी चारों धाम की जो हम यात्रा करते हैं, बद्री केदार की यात्रा की बात करते हैं, हम एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो होते हैं जिनको घोड़े पे ये लोग यात्राएं करते हैं, पिट्ठू पीठ पे ले जाते हैं, तो वो भी एक रोजगार की एक बहुत बड़ा साधन है और वो बड़े मेहनत से और शिद्दत से वो काम करते हैं। जब इस तरह की यात्राएं पेंडेमिक के कारण या किसी और वजह से जब स्थगित होती हैं तो उनकी रोजी रोटी पर सीधा उसका असर होता है। वो उनको दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से इस बार की यात्रा से भी उनका वो जो 2-3 साल से जो सिलसिला उनका आजीविका का टूटा हुआ है वो वापस जुड़ेगा और ये यात्रा की सफलता आगे के सालों में भी और अधिक सुगम होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाना चाहेंगे। जरूर जरूर। सुशील सर, जो अमरनाथ यात्रा पर यहां से जाते हैं तो जो प्रमुख 2 मार्ग है उनके बारे में चाहेंगे क्या प्रकाश डालें? पहला मार्ग तो जो है पहलगाम से प्रारंभ होता है, जहाँ से मैंने जैसे बताया आपको, जहाँ भगवान भोलेनाथ मां जगदम्बा पार्वती जी को लेकर अमर गुफा में गए थे। जी। तो पहला मार्ग तो वही है जहाँ से पहलगाम से हम चंदनवाड़ी जाते हैं और चंदनवाड़ी से फिर पिस्सू घाटी की यात्रा करते हुए शेषनाग पर रात्रि विश्राम करते हुए फिर हम पंचतरणी की ओर जाते हैं। पंचतरणी में जहाँ पर शेषनाग पे जहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी ने शेषनाग जी को छोड़ दिया था, आगे जाके पंचतरणी जहाँ पर पंचभूतों को भोलेनाथ जी ने छोड़ा और पंचतरणी में रात्रि विश्राम को वहीं लगे हुए टेंट को उचित दाम दे करके आगे फिर हम यात्रा 6 किलोमीटर मात्र बचती है सुगम यात्रा। तो फिर यात्रा के दर्शन करके अधिकतर यात्री पहलगांव से जाते हैं और आने का मार्ग जो चुनते हैं वो बालटाल का चुनते हैं। उसका कारण ये है कि बालटाल से आते वक्त एक दिन में वो वापस नीचे आ जाते हैं और वहीं यदि हम बालटाल से ऊपर चढ़ेंगे पहलगांव की जगह, तो पहलगांव की जो चढ़ाई है पूरी खड़ी चढ़ाई है और रास्ता भी कठिन है। तो लगता जरूर है कि 14 किलोमीटर की यात्रा है, यहाँ 32 किलोमीटर और वहां 14 किलोमीटर, लेकिन 14 किलोमीटर की यात्रा वो इतनी कठिन हो जाती है कि वो उससे ज्यादा कठिन हमको लगती है। इसलिए मेरा भी सुझाव है कि पहलगांव से ही जाएं और चंदनवाड़ी से इस यात्रा को प्रारंभ करें। आते समय दोनों मार्ग खुले हुए, चाहे पहलगांव से वापस आ जाएं चाहे बालटाल से वापस आ जाएं। जरूर सर। एलियस सर, अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन के स्तर पर बैठकों का दौर जारी है और आप लंबे समय से प्रशासन और सरकार के कामकाज पर नजर रखे हुए हैं। तो इन बैठकों में किस तरह की तैयारियां की जा रही है? जैसे कि आपने बताया कि बल बढ़ाया गया है पुलिस की और बहुत सारी चीजें। देखिए, अभी परसों के दिन ही हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसकी एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद थे और तमाम सुरक्षा से जुड़े हुए जो हमारे एनएसए हैं वो भी उसमें थे। उसमें मुख्यतः बैठक वो अमरनाथ यात्रा के बारे में ही थी। उसमें सुरक्षा का कंसर्न, जैसे मैंने कहा कि 17 बार उस पर आतंकवादी हमले हो चुके हैं अमरनाथ यात्रा पे, तो इस बार इस तरह की कोई भी आशंका को निर्मूल किया जाए, ये इसी वजह से वो बैठक की गई है और तैयारियां भी की जा रही हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन की जो बात है वो टैग लगाया जाएगा पहचान पत्र के साथ, ताकि लोगों को ट्रैक किया जाए कि किस तरह के लोग, कोई अनर्गल तत्व तो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, जब शीर्ष नेतृत्व जो होता है, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जो महकमे होते हैं, जो विभाग होते हैं, उनके लेवल पर जब मॉनिटरिंग की जाती है तो नीचे का जो तंत्र है, उनके नीचे जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनको ये पता रहता है कि हमारे ऊपर निगरानी की जा रही है, हमारे कामकाज की समीक्षा की जा रही है। तो इससे इंतजाम जो है, सुरक्षा के इंतजाम हो, रहने ठहरने के इंतजाम हो और बाकी सारी सुविधाओं की जो बात है, उनमें अगर लगता है कि कहीं कोई कमी है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, जिस तरह से हमने तैयारी की है उस तरह से तैयारियां जाती हुई नहीं दिख रही है, तो उस समीक्षा में लगातार उनको दुरुस्त किया। क्योंकि बहुत लंबा समय इस यात्रा का रहता है, तो बीच बीच में भी कई बार उसकी समीक्षाएं ऐसी होती रहेंगी और पहले भी की जाती रही, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि इस बार वो ज्यादा एम्फेसिस, केंद्र की सरकार का उस पर बहुत एम्फेसिस है। क्योंकि जम्मू और कश्मीर की जो राजनीतिक स्थिति है, जम्मू कश्मीर अब उस तरह से राज्य नहीं रह गया है, वो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है। तो वो पहले के सरकार के ऊपर सब छूटा हुआ होता, तो सरकार की जवाबदेही थी राज्य सरकार की सुरक्षा की, और उसका नुकसान भी बहुत इस यात्रा को उठाना पड़ा, यात्रियों को उठाना पड़ा है।
इस बार चूंकि बागडोर केंद्र के हाथ में है, केंद्र शासित प्रदेश है वो, तो केंद्र की सरकार लगातार उस पर विजिल रखे हुए है, मॉनिटरिंग कर रही है। और मुझे लगता है कि जब तक यात्रा संपन्न नहीं हो जाएगी, वे लगातार इस तरह की बैठकें होती रहेंगी और यात्रा ज्यादा बेहतर हो पाएगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सुशील जी बात करना चाहेंगे कि अगर रास्ते में आपने बताया कि जो यात्रा है वो काफी कठिन होती है, तो अगर कोई बीमार पड़ जाता है या उसको चोट लग जाती है तो उसके लिए क्या उपाय किए जाते हैं? वहाँ सरकार के द्वारा चिकित्सा केंद्र और वहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएं हैं, सरकार के द्वारा भी है और कुछ विशेष संस्थाएं जिनके द्वारा भी वहाँ पर चिकित्सा सुविधा वहाँ पर उपलब्ध रहती है। अगर कोई बीमार पड़ गया है तो दवाई गोली से लेकर हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर रहती है। भोजन के बारे में है कि लंगर, प्रत्येक जगह पर लंगर वहाँ लगे हुए, तो निःशुल्क भोजन, निःशुल्क चिकित्सा वहाँ पर पूरी यात्रा में उपलब्ध रहती है। बिल्कुल। सर, जैसा कि बताया कि यात्रा बहुत कठिन होती है, तो उससे एक आम इंसान जो यात्रा करने के लिए जा रहे हैं उनको किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए? देखिए, एक तो वहाँ बर्फबारी, अभी हम देख रहे हैं कि लगातार बर्फबारी वहाँ हो रही है, तो एक तो सर्दी से बचने के जो कपड़े हो सकते हैं उस तरह के हमें कपड़े वहाँ रखना चाहिए। सामग्री ऐसी हो कि बहुत ज्यादा वजन ना हो आपके पास। फिर आपको जैसे पैदल चलना है बर्फ में, तो एक खास तरह के जो वाटर प्रूफ जूते आते हैं बर्फ में खासतौर पर चलने के लिए, तो वो आपको आवश्यक रूप से वो लेने चाहिए। फिर जैसे सहारे के लिए लकड़ियों की जरूरत होती है, वहां सब उपलब्ध होता है, यहाँ से ले जाने की जरूरत नहीं रहती। जो जगह जगह कैंप्स जो होते हैं जहां से आप यात्रा शुरू करते हैं, वो सारी चीजें उपलब्ध है, उन चीजों को लेना चाहिए। उनको मतलब हम इग्नोर न करें। हम सोचेंगे कि हम जो शूज पहने वही पहन के हम जाएंगे, तो हमें वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जो हमें सुरक्षा के उपाय वहां बताए जाएं, उन सुरक्षा के उपायों का पालन करें। एहतियाती दवाइयां रखें, जैसे कोई बीमार हो सकता है, जैसे किसी को कोल्ड हो जाता है, मेडिकली फिट है वो, जैसा कि सुशील जी ने बताया कि मेडिकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बावजूद ऑल ऑफ सडन आपको कोई सर्दी जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको वहां मेडिकल कैंप्स तो लगे हुए हैं, लेकिन आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपको किस चीज से एलर्जी है, किस चीज से एलर्जी नहीं है। तो आप अपनी सुरक्षा, अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखें। जैसा हम अपने घर में रखते हैं वैसे नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अपना ध्यान रखें। और निश्चित रूप से यात्रा का एक जो रोमांच है, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो यात्रा का जो रोमांच है उसका अनुभव कर पाएंगे। और आध्यात्मिक जो सुख होता है, वहां जाके जब आप दर्शन करेंगे बर्फानी बाबा के, तो आपको लगेगा कि जीवन का एक अनुपम आपने जीवन में कुछ पा लिया है। मतलब आपको एक बार भी ऐसा लगेगा नहीं कि हम कैसे यहां तक पहुंच गए। एक इसको कहते हैं कि अविस्मरणीय, अकल्पनीय जैसा एक अनुभव होता है। वो तभी हो सकता है जब आप मतलब एक तरह से स्वस्थ हों, आपके पास इक्विपमेंट्स हों, आप बहुत अच्छी दवाइयां लेते हो, आप चलते फिरते हो, और खान पान का भी खास तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मौसम के हिसाब से और वहां की यात्रा के हिसाब से आपको ध्यान रखना। एलिया जी, अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बार फिर आतंकी संगठन टीआरएफ की ओर से धमकी भरा पत्र जारी किया गया है। नहीं, सरकार ने, मैंने कहा कि अभी देश के गृह मंत्री ने एक बड़ी समीक्षा बैठक की है और इस बार के जो सुरक्षा के इंतजाम है वो हर बार से बहुत बेहतर है। अभी तक की जो तैयारी सामने आई है, जो पता लगा है हमें, उसके हिसाब से वो उन्होंने ये जो धमकी है, इसकी धमकी न भी आती तो भी, चूंकि पुराना अनुभव ऐसा है, वो निशाने पे आतंकवादियों के वो रहती है, तो ज्यादा बेहतर इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। और उसमें मल्टी लेयर सुरक्षा की एक बात है, एक ही तरह की सुरक्षा नहीं है। जो हमें विजिबल सुरक्षा दिख रही है, ड्रोन से भी उसकी निगरानी की जाएगी। इसके पहले ऐसा नहीं होता था, ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। तो कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि है वो छुपी नहीं रह सकेगी। पिछले सालों के अनुभव से सीख लेते हुए ज्यादा बेहतर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये यात्रा को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सुगम बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं अपने श्रोताओं से कि जो भी हमारे श्रोता जाना चाहते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, तो वो निर्भीक होकर जा सकते हैं। सुडेली सर, चलते चलते मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को संदेश दें। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस यात्रा में, ये यात्रा केवल धार्मिक यात्रा के साथ में साहसिक यात्रा भी है जी। इसलिए इस यात्रा में जाने से पहले पूर्ण तैयारी के साथ में हम जाएं। जैसा कि अभी सम्मान्य हमारे अति सतीश अय्यर जी ने कहा है कि आप अपनी पूरी, जिस प्रकार का आपका शरीर है, जिस प्रकार की आपकी फिटनेस, आप मेडिकल यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, फिर भी आपकी कोई छोटी मोटी बीमारियां ऐसा आपको लगता है, एलर्जी, सब कुछ यहाँ से कंप्लीट करके वहां पर जाएं। और मैं एक चीज और इसमें बढ़ाना चाहूंगा कि हमको लगता है कई बार कि वहां पर जैसे सुनने में आता है कि ठंड है, तो ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ से कुछ बड़े वस्त्र लेकर के, रजाई वगैरह लेकर के सब जाएं, लेकिन वहां लेकर के जाकर के अब यात्रा में उसको लेकर ना जाएं। यात्रा में जितना हो सकता है आप
हल्के वस्त्रों का उपयोग करें, जितना ज्यादा हो सकता है। जैसे वाटरप्रूफ जूते आपने कहे, तो इसी प्रकार के आप वस्त्रों को लेकर के जाएं ताकि यात्रा में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई ना हो। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि इसी यात्रा के साथ में बजरंग दल के द्वारा सन 2005 से बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा भी बजरंग दल के नेतृत्व में प्रतिवर्ष चलती है। 2005 में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, जहां पर रावण के परदादा पुलस्त ऋषि जो हर वर्ष बाबा अमरनाथ की यात्रा करने जाते थे और एक मौसम के कारण से वो यात्रा करने नहीं जा पाए, तो उन्होंने वहीं पर जो पुंछ नदी जिसका नाम है, पुंछ जिला जिसका नाम है, सॉरी, तो वह रावण के परदादा उन्हीं के नाम पर यह पुंछ जिला है। और उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने वो मौसम के कारण नहीं जा पाए, तो वहीं उन्होंने तप किया। और तप करने के बाद भगवान भोलेनाथ जी ने उन्हें वहां पर साक्षात दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद वो उसी स्थान पर अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, यहाँ दुनिया में दूसरा कभी कहीं पर भी स्फटिक का शिवलिंग नहीं है, वो स्फटिक का शिवलिंग भगवान भोलेनाथ जी के रूप में वहां पर मौजूद है। और उस यात्रा में पुंछ जिले के बारे में यहाँ पर ये यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ की होती है। उस यात्रा में तो यहाँ तक है कि 6 बजे के बाद तो वहां से थोड़ा सा पलायन सेना को भी करना पड़ता है। तो वहां ऐसे 2005 से भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए प्रति वर्ष यात्रा निकल रही है और इस बार भी वो यात्रा 30 तारीख से प्रारंभ है। जरूर जरूर। तो सबसे आखिरी में एक और जरूरी जानकारी, यदि आप भी किसी भी कारण से अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो निराश न होइए, आपके लिए लाइव टेलीकास्ट की भी व्यवस्था की गई है। श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव राहुल सिंह के अनुसार दुनिया भर से भक्त भगवान के दर्शन घर पर बैठकर कर सकेंगे। इसके लिए सुबह और शाम की आरती का लाइव टेलीकास्ट होगा। आप दोनों कार्यक्रम में आए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं जो हमारे श्रोतागण अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहेंगे। उम्मीद है कि उससे उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में